हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो और आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 11 और 12 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन सभी पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एआरआई, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, से महत्वपूर्ण खबरें उठाई जाती हैं और आपके समक्ष प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे ये खबरें प्रस्तुत की जाती हैं। इस करंट अफेयर के पैकेज को हम लोगों ने एज अ मासिक पैकेज डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास मिलती है, क्लास पीपीटी आपको शेयर की जाती है, प्रतिदिन बाइलिंगुअल करंट अफेयर आपको शेयर किया जाता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का करंट अफेयर का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। साथ में 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है, प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है और यूपी स्पेशल तथा बिहार स्पेशल की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की मासिक करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको इस करंट अफेयर के पैकेज में प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब पर अब तक का सबसे सस्ता मासिक पैकेज घटना चक्र की ओर से प्रस्तुत किया गया करंट अफेयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 और 12 नवंबर 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एल्टीग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। खबरें क्या है, महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। एली लिली की माउंट जारो भारत की फार्मा बाजार में शीर्ष पर है। ठीक है, एली लिलीज की जो माउजारो है, ये दवा है एक माउजारो अक्टूबर 2025 में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक बिकने वाली दवा बन गई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं खबर क्या है। बेसिकली एली लिलीज की एंटी ओबेसिटी और डायबिटीज दवा है माउंजारो, अक्टूबर 2025 में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली दवा बन गई है जिसने 100 करोड़ की बिक्री दर्ज की है, जैसा कि फार्मा रैंक के आंकड़ों में बताया गया है। चर्चा कर ले, मार्च 2025 में लॉन्च हुई इस दवा को दोहरे एक्शन हार्मोन तकनीक ने डायबिटीज और वजन प्रबंधन में, मतलब मोटापा के प्रबंधन में, साथ ही साथ डायबिटीज के उपचार के लिए इस दवा का प्रयोग या इस दवा का विकास किया गया था। ठीक है, तो इस दवा का नाम जरूर याद रखना, माउंजारो। ठीक है, चलो, क्रांतिकारी बदलाव ला दी। मार्च 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। सिप्ला के साथ साझेदारी में यूरिपिक नाम से बाजार में उपलब्ध इस दवा की कीमत जीएसटी दर 18% से घटकर 5% होने के बाद और अधिक सुलभ हो गई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, लॉन्च के बाद से माउंजारो की कुल आय 333 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और विश्लेषकों का अनुमान है कि इसकी वार्षिक बिक्री जल्द ही 2000 करोड़ रुपए पार कर जाएगी, जिससे यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये हर साल कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। चलिए देखते हैं, उन्होंने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हीं की पहल से यूजीसी, आईआईटीज, आईआईएससी, एआईसीटीई और सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत नाट्य अकेडमी स्थापित हुई थी। ठीक है, इन सभी की स्थापना में जो अबुल कलाम आजाद थे इनका महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चर्चा करें तो मौलाना आजाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये पॉइंट याद रख सकते हैं, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वे अल हिलाल, ये पूछा जा चुका है, और अल बिलाग, जो अल बिलाग और अल हिलाल पत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है या किसकी पत्रिकाएं हैं? तो ये अबुल कलाम आजाद की पत्रिकाएं हैं। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है सवाल। यहां पर देखा जाए, अल हिलाल, अल बिलाग जैसे प्रकाशन के माध्यम से शिक्षा व एकता के संदेश को फैलाने के लिए भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। यहां पर देखा जाए, जो HSL है इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 10 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की है। वर्तमान में देखा जाए तो HSL जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके MD कौन है, अध्यक्ष और MD कौन है?
कोमोडोर गिरदीप सिंह, यहां पर देखा जाए जो HSL है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके MD और CEO है। ठीक है, देखा जाए तो मिनी रत्न का दर्जा मिलने से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को वित्तीय व खरीद संबंधी अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे जहाज निर्माण, मरम्मत, रक्षा, स्वदेशीकरण में रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही साथ वर्ष 2025 को देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र में सुधारों का वर्ष घोषित करके रखा गया है। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, जो भारत का डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, भारत का डिफेंस सेक्टर है, उसको उसमें सुधार के लिए जो रक्षा क्षेत्र सुधार है, तो वर्ष 2025 का जो ईयर था उसको केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र सुधारों का वर्ष घोषित करके रखा गया था। जैसे आपने एयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित करके रखा था, फिर एयर ऑफ कैमेलाइट के बारे में आपने सुना, उसी प्रकार से भारत के द्वारा देखा जाए ये घोषित किया गया था रक्षा सुधारों का वर्ष, ठीक है, 2025 को। इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ये मिनी रत्न का दर्जा। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जो गेल इंडिया लिमिटेड है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। ठीक है, जो दीपक गुप्ता है, दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में कंपनी के निदेशक प्रोजेक्ट्स के पद पर कार्यरत थे। गेल इंडिया लिमिटेड जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक महानवरत्न सार्वजनिक कंपनी है, PSU है, देश की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देश की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी भी है गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। चलिए, और दीपक गुप्ता इसके नए MD बने हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर क्या है? भारत बनेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का पर्यवेक्षक सदस्य। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है, TFFF, ठीक, TFFF का पर्यवेक्षक सदस्य भारत यहां पर बनेगा। चर्चा करते हैं। भारत बेलम ब्राजील में हुए लीडर्स समिट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का पर्यवेक्षक सदस्य बनेगा, जिसकी घोषणा COP30 के पहले हुई है। यहां पर देखा जाए COP30 स्टार्ट हो चुका है, COP30 के पहले इसकी घोषणा की गई थी कि भारत जो है ये TFFF का पर्यवेक्षक सदस्य बनेगा। चर्चा कर ले, TFFF का उद्देश्य क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करने वाले देशों को बजट न्यूट्रल प्रकृति वित्त मॉडल के तहत प्रोत्साहन देना। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वन है, इनकी रक्षा करने वाले जो देश हैं, उनको, उन देशों को बजट न्यूट्रल प्रकृति वित्त फंड मॉडल के तहत देखा जाए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर $4 का भुगतान किया जाएगा उन देशों को। लेकिन जहां पर वनों की कटाई, जिन देशों में होगी वनों की कटाई हो रही है, साथ ही साथ जो जीवाश्म ईंधन है उनका को भरसक प्रयोग किया जा रहा है, उन देशों को कोई भी वित्त नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए धन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड से आएगा, जो कोयला, जीवाश्म ईंधन पिट और वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में निवेश नहीं करेगा। यानी कि जो क्षेत्र इनसे जुड़े हुए हैं, वनों की कटाई से जुड़े हुए हैं, जीवाश्म ईंधन से जुड़े हुए हैं, कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए भरसक प्रयोग कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में यह निवेश नहीं किया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के बारे में। नई दिल्ली के यशोभूमि में 8-9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहां पर चर्चा कर ले, इसका थीम क्या था? थीम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सतत नगरीय विकास और सुशासन। ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इसका थीम था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का थीम क्या था। थीम, दो ही पॉइंट ऐसे जब सम्मेलन वगैरह पूछा जाता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई नई घोषणा कर दी गई तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्यथा आप ये याद रखो कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, सम्मेलन है तो उसका आयोजन कहां पर हुआ, उस सम्मेलन का कोई थीम है, किस थीम पर उसका आयोजन किया गया, वो थीम क्या है, उद्घाटन किसने किया, कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना या कोई नई रिपोर्ट जारी कर दी गई या कोई नई घोषणा कर दी गई, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। अन्यथा 3 चीजें आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए कार्यक्रम में 2500 से अधिक नीति निर्माताओं, नगर योजनाकारों, विशेषज्ञों, हितधारकों ने भाग लेकर टिकाऊ शहरों, बेहतर शहरी सेवाओं, शासन प्रणाली सुधार, समावेशी शहरी बुनियादी ढांचे के विचार विमर्श भी यहाँ पर किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, यहाँ पर देखा जाए तो जो क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में देखा जाए तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तरी प्रशांत महासागर का जो गुआम पोर्ट है वहीं पर किया गया था इसका आयोजन। यहां पर चर्चा कर ले, एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में
समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से क्वाड कंट्रीज के द्वारा मालाबार नेवल एक्सरसाइज की जाती है। चर्चा कर ले भारत की ओर से आईएनएस सह्याद्री, यहां पर भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है? आईएनएस सह्याद्री यहां पर गया है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है जो उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस भी है। आगे चर्चा करें, इस अभ्यास में सामरिक संचालन, एंटी सबमरीन युद्ध, हवाई हमले से रक्षा, समन्वित नौसैनिक रणनीतियों पर फोकस किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत यहां पर देखा जाए जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला उसको 44वां संस्करण, ठीक है, यानी कि 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में। ये 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर आयोजित होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर के बीच में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 44वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जो वाणिज्य राज्य मंत्री है जितेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। मेले का थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जो देश की एकता, विविधता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रदर्शित करती है। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो ITPO है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मेले में 11 देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लिया नहीं भाग लेंगे, ठीक है, जिसमें चीन कई वर्षों के बाद पुनः शामिल हो रहा है। यहाँ पर 11 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, और चीन कई सालों के बाद यहाँ पर वापस से फिर से एंट्री मार रहा है अपनी, फिर से यहाँ पर देखा जाए चीन पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत और चीन के बीच जो संबंध खराब थे वो धीरे धीरे संबंध सुधर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए इस वर्ष बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है ये पार्टनर राज्य है। ठीक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पार्टनर स्टेट है। झारखंड फोकस स्टेट बनाया गया है। फोकस स्टेट कौन सा है? झारखंड है। पार्टनर स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। चर्चा कर ले, इस आयोजन में भारत के व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार और राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं सलमान रशदी के बारे में। यहां पर देखा जाए डेटन पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। जो डेटन पीस प्राइज है महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बार सलमान रशदी को दिया गया है। 9 नवंबर 2025 को डेटन, ओहायो, अमेरिका में आयोजित समारोह में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है सलमान रशदी, ठीक है, इनको डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे राजदूत रिचर्ड सी होलब्रुक डिसएंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, इसे सम्मानित किया गया है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार साहित्यिक उत्कृष्टता और शांति को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा करें उनकी प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है? द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस के लिए 1989 में उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था और फतवा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की वकालत जारी रखी थी फतवा जारी होने के बाद भी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट हो जाता है सैटेनिक वर्सेस किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और यहाँ पर इस बार 2025 का डेटन पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को ही दिया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में अवस्थित है? परीक्षा में पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? तो ये मालदीव में है। कहां पर है? मालदीव में है। चलिए देखते हैं क्या खबर है। मालदीव के हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है, इसके उद्घाटन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं KM मोहन नायडू, राम मोहन नायडू किंजरापू, उनके द्वारा इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। हनी माधु अंतरराष्ट्रीय अड्डा कहां पर अवस्थित है? मालदीव में अवस्थित है। देखा जाए तो इस परियोजना में भारत के एग्जिम बैंक और JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने सहयोग से पूरा किया गया है। एग्जिम बैंक और JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित किया गया है। भारत ने इसके लिए $80 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की थी। यह समझौता 2019 में भारत मालदीव के बीच में हुआ था। हनी माधु हवाई अड्डा दोनों देशों के बीच आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहयोग का प्रतीक भी माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए UNCCC के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ब्राजील के बेलम में COP30 जलवायु वार्ता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक आयोजित हो रही है। ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में होने वाली यह बैठक, जिसका उद्घाटन ब्राजील के अध्यक्ष आंद्रे कोरियो डो लागो द्वारा किया गया है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समाधानों पर केंद्रित होगा। यहां पर चर्चा करें, इस आयोजन में लगभग 190 देशों के 50,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इससे दूरी बना ली है, अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है, ना ही अमेरिका कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर UNCCC में सम्मिलित होगा COP30 में।
देखा जाए तो यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करना और सदी के मध्य तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में ठोस योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। COP30 आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सदी के अंत तक नहीं, सदी के मध्य तक ही जीरो उत्सर्जन, जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है, उसको प्राप्त करना, ताकि सदी के अंत तक जो पृथ्वी का तापमान है, बताया जा रहा है कि आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखना है। ठीक है, तभी पृथ्वी बची रह सकती है, अन्यथा तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन संभव नहीं होगा भविष्य में पृथ्वी पर। इसको कंट्रोल करके रखना है तापमान को। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए वनों की कटाई पर नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त, जो क्लाइमेट फाइनेंस है, यहाँ पर मुख्य विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। ठीक, अन्य कोई घोषणा होती है उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर लाया जाएगा UNCCC का। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सम्राट राणा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। जो सम्राट राणा है, उन्होंने गोल्ड जीता है, चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 10 नवंबर को करनाल के सम्राट राणा ने ISSF विश्व चैंपियनशिप एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। राणा ओलंपिक स्पर्धा में विश्व खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय निशानेबाज है। ठीक है, ओलंपिक स्पर्धा में विश्व खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय निशानेबाज भी हैं। सम्राट ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में 243.7 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड जीता है। वे एयर पिस्टल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, जो एयर पिस्टल है, एयर पिस्टल में अभी भी किसी भारतीय ने इतना स्कोर नहीं किया है 243.7 का, और 243.7 का स्कोर करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे चर्चा करें, यहाँ पर महाकुंभ से रिलेटेड पॉइंट्स है। महाकुंभ पर बनी एल्बम ग्रेमी अवार्ड के लिए नामित की गई है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। महाकुंभ से प्रेरित आध्यात्मिक एल्बम है, नाम क्या है इसका? साउंड्स ऑफ कुंभ। साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रेमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। यूपी सरकार की ओर से शुरू की गई 12 ट्रैक वाली ये प्रोजेक्ट में 50 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया है। और इसका मकसद क्या है? प्रयागराज कुंभ को आध्यात्मिक, जो प्रयागराज कुंभ का आध्यात्मिक अनुभव था, इसको दुनिया तक पहुंचाना, और इसी उद्देश्य से जो कुंभ पर बनी एल्बम थी उसको ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखा जाए तो भारत ने अपनी 23 लाख वर्ग किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए नियम जारी किया है। यहां पर देखा जाए भारत के पास 11,099 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और 23 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ क्षेत्र है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र है 23 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत के पास है। यहां पर देखा जाए 50 लाख से ज्यादा मछुआरों की आजीविका का आधार भी है ये क्षेत्र। अब केवल भारतीय मछुआरे व रजिस्टर्ड संस्थाएं ही यहां पर मछली पकड़ सकेंगे, विदेशी जहाज पूरी तरीके से रोक होंगी। यानी कि भारत का जो EEZ क्षेत्र है इसके लिए नियम जारी किया गया है कि यहां पर मछलियां पकड़ने का कार्य, ये जो 23 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ क्षेत्र है, यहां पर केवल भारतीय व्यक्ति और रजिस्टर्ड संस्थाएं ही मछलियां पकड़ सकते हैं। कोई भी विदेशी जहाज यहां पर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता बनी भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता बनी है। चर्चा करते हैं। भारत के मोटर स्पोर्ट्स इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। फरीदाबाद की 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता ने 2025 में देखा जाए FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप रोट्रेक्स में माइक्रोमैक्स वर्ग में खिताब जीतकर देश की पहली महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की रोट्रेक्स चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, बेंगलुरु के मोको कॉर्टोपिया में आयोजित फाइनल राउंड में अर्शी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। तो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। कहां से इनका संबंध है? फरीदाबाद से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड कप विजेता ऋचा घोष के नाम बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। ऋचा घोष, इनका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, ये भारतीय महिला टीम की विकेट कीपर भी हैं और इनके नाम से देखा जाए पश्चिम बंगाल में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। सिलीगुड़ी में वर्ल्ड कप विजेता ऋचा घोष के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। सिलीगुड़ी ऋचा का गृह नगर भी है, मतलब इनका होम टाउन है। 22 साल की विकेट कीपर है बल्लेबाज ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 24 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। ठीक है, 24 गेंदों में 34 रन बनाए थे फाइनल मुकाबले में। भारत की विकेट कीपर भी है।
ठीक है, ऋचा घोष, और इन्हीं के नाम पर देखा जाए स्टेडियम बनाया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। असम में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर जो बहुविवाह निषेध विधेयक है इसके बारे में चर्चा करते हैं कुछ। असम का एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत देखा जाए असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है कि छठी अनुसूची के जो क्षेत्र है उनको छोड़कर बहुविवाह की प्रथा को गैर कानूनी करार देना और इसको समाप्त करना असम में इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह विधेयक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है जिसका पहले से विवाह हो चुका है या जो जीवन साथी है वो जीवित है और वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, अर्थात तलाक नहीं हुआ है, ठीक है, या उनका पिछला विवाह तलाक के आदेश से भंग नहीं हो पाया है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। बहुविवाह निषेध किया जाएगा उसका। ठीक है, यहां पर किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बहुविवाह नहीं कर सकता है। यह विधेयक बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रावधान करता है, अर्थात जो बहुविवाह से प्रभावित महिलाएं हैं उनको मतलब उनको मुआवजा दिया जाएगा, इसका प्रावधान भी यह विधेयक करता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं बुकर प्राइज 2025 के बारे में। यहां पर देखा जाए किरण राव की पुस्तक थी, ठीक है, किरण राव की पुस्तक थी लोनलीनेस ऑफ सनी एंड, मतलब ऐसी ही किताब थी, अभी आगे हम उसके बारे में देखेंगे। सोडिया एंड सनी, लोनलीनेस ऑफ सोडिया एंड सनी किताब का नाम था, किरण देसाई की पुस्तक। उसको भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन वो जीत नहीं पाई 2025 में बुकर प्राइज। यहाँ पर चर्चा करेंगे। हंगरी ब्रिटिश लेखक, ठीक है, हंगरी ब्रिटिश लेखक है डेविड सेजल, डेविड सेजले। ये जो डेविड सेजले है इनकी उपन्यास है फ्लैश। इसी फ्लैश उपन्यास ने बुकर प्राइज 2025 जीता है। ठीक है, सेजले ने भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनियाज एंड सनी को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान लंदन में आयोजित एक समारोह में जीता है। जो सेजले है, सेजले को यह पुरस्कार 50,000 पाउंड की नगद राशि पिछले वर्ष की बुकर प्राइज विजेता जो है समंथा हार्वे, इनकी किताब का नाम था द आर्बिटल। ठीक है, द आर्बिटल, द आर्बिटल के लिए इनको लास्ट ईयर दिया गया था बुकर प्राइज, और इस बार किसको दिया गया है? डेविड सेजले को दिया गया। किस किताब के लिए? फ्लैश किताब के लिए। यहां पर देखा जाए उनका यह उपन्यास जो फ्लैश उपन्यास है एक भावनात्मक रूप से अलग थलग पड़े व्यक्ति की कहानी है जिसकी जिंदगी उसके काबू से बाहर हो चुकी है, घटनाओं के कारण बिखर जाती है। ठीक है, उसके काबू से बाहर हो चुकी घटनाओं के कारण एक व्यक्ति की जिंदगी बिखर जाती है, उसी के ऊपर देखा जाए भावनात्मक रूप से अलग थलग पड़े एक व्यक्ति की कहानी दर्शाता है ये उपन्यास। और इसी उपन्यास फ्लैश के लिए देखा जाए तो डेविड सेजले को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। आगे हम चर्चा करें दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है ये 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक, यहां पर चर्चा करें सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि जो पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना तथा अनुसंधान, नीति निर्माण और राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य पर केंद्रित ये दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या होगी? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण विज्ञान के अभ्यास इसका मुख्य विषय है, जो आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध योग, अन्य परंपरा चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य तंत्र के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता हनोई में आयोजित हुई। ये 15वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता कहां पर आयोजित की गई? हनोई में इसका आयोजन किया गया। चर्चा करते हैं। 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता 10 नवंबर 2025 को हनोई में आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के उप रक्षा मंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होआंग जुआन चिएन के द्वारा की गई थी। यहां पर देखें तो दोनों देशों ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्राचार पर भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किया गया है। किसके लिए? रक्षा उद्योग सहयोग के लिए। ठीक है, प्रमुख चर्चाओं में साइबर सुरक्षा, AI, सैन्य चिकित्सा और क्षेत्रीय सुरक्षा शामिल थी। अगली रक्षा वार्ता जो होगी ये कहां पर आयोजित की जाएगी? 2026 में। इसका आयोजन भारत में होगा। ठीक, लेकिन इस बार जो भारत वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी वो वियतनाम में आयोजित की गई थी, वियतनाम के हनोई में। चलिए अब यहां पर देखा जाए कुछ प्रश्न है, 2-3 प्रश्न अंत में चलते चलते मैं आपसे पूछूंगा, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
सीवी रमन की जयंती के उपलक्ष्य में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? महारत्न का, मिनी रत्न का, नवरत्न का, या सुपर रत्न का? ठीक है। और अंतिम सवाल क्या है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? अजय कुमार मिश्रा, दीपक गुप्ता, आरके सिंह, या संजय शर्मा? ठीक है। तो यहां पर देखा जाए आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। 3 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, लगातार आप लोगों से जुड़ाव महसूस होता रहे कि आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखा करिए, तो आप कमेंट करके जरूर जाया करिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ वीडियोस आप देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं इन क्लास में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।